स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जब से एसएससी की नोटिफिकेशंस आई हैं तब से और भी ज्यादा अच्छे हो गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, एसएससी की अगर मैं बात करूं तो एसएससी स्कैम के बाद में एसएससी ने अभी अपनी नोटिफिकेशन जारी की है और नोटिफिकेशन के अंदर आपके सीपी और स्टेनोग्राफर की क्या है, डेट्स आ गई हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास में इतना वक्त नहीं है कि आप लोग अब बहुत ज्यादा टाइम इन चीजों पर दे पाओ। तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राधिका और मैं अपने यूट्यूब चैनल्स के थ्रू आप लोगों को जीएस के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगी और आज मैं आप लोगों को बिना देर किए हुए एक सब्जेक्ट उठा रही हूँ जो कि है हमारा हिस्ट्री को आज हम लोग पढ़ाएंगे। पहले हम लोग हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, हिस्ट्री के साथ साथ कुछ अदर सब्जेक्ट्स को भी हम लोग बात करेंगे, अदर सब्जेक्ट्स के भी। और इसके बाद में अगर मैं बात करूँ, हम जितने भी सब्जेक्ट्स की बात करेंगे इन सारे सब्जेक्ट्स के हम लोग जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के बारे में साथ के साथ टॉपिक के साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का हमारा सब्जेक्ट हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, हिस्ट्री यानी इतिहास, यानी हमारे अतीत के बारे में पढ़ना। हमारा अतीत क्या है, राजा महाराजा, हमारे जितने पूर्वज हुए उनके बारे में या पुरानी चीजों के बारे में पढ़ना, उनके बारे में जानना ही क्या है, हिस्ट्री है। ठीक है। अब देखिए बच्चे, आपका जो हिस्ट्री है ये एक वर्ड से बना है जिसका मतलब है स्टोरी। जो क्या है, स्टोरी, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी भाषा में कहानी। देखिए स्टूडेंट, अक्सर स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मैम हमें हिस्ट्री याद नहीं होती, हिस्ट्री समझ नहीं आती। क्यों नहीं समझ आती? क्योंकि आप उन्हें एक बुक उठाते हो और उसको जस्ट रीड करना शुरू करते हो। देखिए बच्चे, हिस्ट्री क्या है, ये कहानी है। इसे कहानी के तरीके से पढ़ोगे तो ज्यादा जल्दी याद होगी, ज्यादा जल्दी समझ आएगी। तो देखिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं हिस्ट्री की, यानी एक कहानी की बात कर रहे हैं, इतिहास की कहानी की बात कर रहे हैं। और ये कहानी क्या है बच्चे, देखिए हमारे जितने इतिहासकार हैं इन इतिहासकारों ने इस हिस्ट्री को 3 भागों में बांटकर पढ़ा है। और ये जो 3 भाग हैं इनमें सबसे पहला आ जाता है बेटा एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि हमारा प्राचीन इतिहास। इसके बाद में आ जाता है मिडाइवल हिस्ट्री, यानी कि मध्यकालीन इतिहास। इसके बाद में आ जाता है मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि आधुनिक इतिहास। ये हमारे इतिहास के कुछ अलग अलग, यानी हिस्ट्री के ही कुछ अलग अलग भाग हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे अभी। इसके साथ साथ में अगर मैं आज की बात करूं तो ये है, आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारा इसी हिस्ट्री के अंदर मिडाइवल हिस्ट्री का टॉपिक शुरू करेंगे। क्योंकि इन पेपर्स की अगर मैं बात करूं तो मिडाइवल हिस्ट्री से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मिडाइवल हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड हम लोग लेकर चलते हैं वो लेके चलते हैं 712 से 1707 ईस्वी का। क्या लेके चलते हैं बेटा, 712 से 1707 ईस्वी एडी। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि एडी क्या होता है, बीसी क्या होता है, क्योंकि कई जगह पर कहीं कहीं पर बीसी लिखा हुआ मिलता है, कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिलता है आपका एडी। देखिए स्टूडेंट्स, एडी का मतलब होता है ईसा या ईस्वी, यानी कि क्रिस्ट के यानी ईसा के जन्म के बाद में जो हमारे साल है, जो समय है, उसको हम एडी के रूप में डिनोट करते हैं या ईस्वी लिखते हैं उन सालों के पीछे। और बीसी की फुल फॉर्म होती है बिफोर क्रिस्ट। इसका मतलब है ईसा के जन्म से पहले। जो आपका बीसी वर्ड है ये मेनली आपके एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, यानी प्राचीन इतिहास के अंदर बीसी वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में हम लोग इस्तेमाल करते हैं बच्चे एडी का, यानी ईस्वी का। तो हमारा मिडाइवल जो हिस्ट्री है ये 712 से 1707 एडी तक हम लोग मान के चलते हैं। लेकिन हमारे इतिहासकारों ने ही बच्चे इस मिडाइवल हिस्ट्री को भी फर्दर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके पढ़ा है। अब ये 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आ जाता है आपका प्री मिडाइवल हिस्ट्री, यानी कि आरंभिक मध्यकालीन इतिहास। इसके बाद में पढ़ते हैं बेटा हम लोगों की दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत के बारे में इसके बाद पढ़ते हैं बच्चे। और इसके बाद में जो हमारा लास्ट आ जाता है ये आ जाता है बेटा हमारा मुगल पीरियड, यानी कि हमारा मुगल काल। हाँ जी स्टूडेंट्स, जो हमारा प्री मिडाइवल है, प्री मिडाइवल हम लोग पढ़ते हैं बेटा 712 से 1205 एडी के बीच का पढ़ते हैं हम लोग प्री मिडाइवल।
मिडाइवल यानी प्री मिडाइवल का टाइम पीरियड क्या होगा, 712 से 1205 एडी के बीच का रहेगा हमारा प्री मिडाइवल। इसके बाद में दिल्ली सल्तनत की बात करूं तो दिल्ली सल्तनत का आ जाता है बेटा 1206 से लेकर और 1526 के बीच का, 1526, 1206 से 1526 के बीच का आ जाता है आपका दिल्ली सल्तनत। इसके बाद में मुगल पीरियड की बात करूं तो मुगलों का जो शासन काल हिंदुस्तान में चला था वो 1526, पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, उसके बाद से ही मुगल शासन की हमारे यहाँ पर सत्ता की हिंदुस्तान के अंदर जड़ें पड़ी थी। 1526 से लेकर बेटा 1857 तक आ जाता है हमारा मुगल काल। लेकिन हम लोग 1707 के अंदर ही क्या मान लेते हैं, मिडाइवल हिस्ट्री खत्म हो जाती है, उसके बाद में हमारा शुरू हो जाता है बेटा आधुनिक भारत। यहां तक आप सब लोगों को समझ आया होगा। इसके बाद में प्री मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्री मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ते हैं बेटा अरेबियन अटैक। अरेबियन अटैक यानी कि आपका अरबियों का आक्रमण, क्या पढ़ते हैं बच्चे, अरबियों का आक्रमण। इसके बाद में बेटा सेकंड जो हम लोग अटैक्स पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं बेटा तुर्की या टर्की अटैक, तुर्कियों का आक्रमण। इसके बाद में दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग, दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे वंश पढ़ते हैं बेटा, आपका गुलाम वंश आ गया, तुगलक वंश, खिलजी वंश, ये वंश, वो वंश, इनके बारे में आज की ही क्लास में हम लोग बात करेंगे। और मुगल काल को बच्चे इन्होंने फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया और ये 2 पार्ट्स थे आपके। सबसे पहला था प्री मुगल पीरियड और नेक्स्ट था बेटा लेटर मुगल पीरियड, यानी कि आरंभिक मुगल काल और बेटा इसके बाद में हमारा अंतिम मुगल काल, अंतिम मुगल काल, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। अब देखिए बेटा दिल्ली सल्तनत से हमारे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस क्या क्या हैं, दिल्ली सल्तनत का सबसे पहले तो कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम दिल्ली सल्तनत था क्या मतलब बनता है। दिल्ली सल्तनत यानी कि सुल्तानों का राज, जब हमारी दिल्ली पर सुल्तानों का राज हुआ तो इसे कहा गया दिल्ली सल्तनत। देखिए बच्चे दिल्ली सल्तनत के अंदर जो सबसे पहला हमारा वंश था वो था बच्चे आपका गुलाम वंश। कौन सा था, गुलाम वंश सबसे पहला था। दूसरा था बेटा खिलजी वंश। तीसरा था बच्चा हमारा तुगलक वंश। इसके बाद में फोर्थ था बच्चे हमारा सैयद वंश एंड इसके बाद था बेटा हमारा लोधी वंश। लोधी वंश, ठीक है। देखिए बच्चे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये पांचों के पांचों वंश दे देते हैं और कहा जाता है कि इन्हें एक सही क्रम में लगा दीजिए, एक करेक्ट ऑर्डर के अंदर इन्हें फिक्स कर दीजिए। एंड अक्सर स्टूडेंट्स इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी चीज पहले आएगी कौन सी चीज बाद में आएगी। तो इसके लिए हम लोग एक ट्रिक से इसको याद करते हैं और ये ट्रिक है बेटा गुल खिले तो सांस लो। देखो बच्चे गुल से गुलाम, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश और लो से लोधी वंश। तो उम्मीद करते हैं सारा का सारा आप लोगों को याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। यहाँ से यहाँ तक उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोगों को सारा का सारा समझ भी आया होगा। तो आप लोग अपनी अपनी सबसे पहली बात, आप लोग जब भी इस YouTube की वीडियो को देखो तो अपने साथ में कुछ नोटबुक और पेन लेकर बैठे ताकि आप अपने नोट साथ के साथ में प्रिपेयर कर सको। हाँ जी, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे आज प्री मिडाइवल के बारे में। मिडाइवल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे आज प्री मिडाइवल के बारे में। सॉरी, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो प्री मिडाइवल क्या था, प्री मिडाइवल में पढ़ते हैं। प्री मिडाइवल में हम लोगों ने बात की कि प्री मिडाइवल में हम लोग 2 अटैक्स के बारे में यानी 712 से 1205 एडी के बीच में 2 अटैक्स के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहला जो अटैक था वो था बच्चे अरेबियन अटैक। क्या था, सबसे पहला था अरेबियन अटैक। अरेबियन अटैक में क्या हुआ था, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। हाँ जी, एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था बच्चे, मोहम्मद
बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी की बात है बच्चों, 712 ईस्वी की बात। मोहम्मद बिन कासिम जो था ये अरब देश का जो खलीफा था, उमैयद खलीफा, अरब देश के खलीफा था जिसका नाम था उमैयद खलीफा। उमैयद खलीफा का सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान में आया और हिंदुस्तान के सिंध पर इसने आक्रमण किया। हिंदुस्तान के बच्चे किस पार्ट पर? सिंध पर। ये सिंध कहाँ है? ये सिंध है बेटा आज के पाकिस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ है वो 1947 में हुआ है। उससे पहले तो हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान सारा एक ही था और ये सिंध आज के पाकिस्तान में और उस समय के हिंदुस्तान में था। तो 712 ईस्वी के अंदर मोहम्मद बिन कासिम ने बेटा सिंध के ऊपर आक्रमण किया और इसके साथ ही मोहम्मद बिन कासिम पहला बाहरी व्यक्ति बना जिसने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया और इसके साथ साथ पहला अरबी भी बना मोहम्मद बिन कासिम जिसने भारत पर आक्रमण किया। और बच्चे इसके साथ साथ मोहम्मद बिन कासिम पहला मुसलमान या पहला मुस्लिम व्यक्ति भी था जिसने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। इसने बच्चे सिंध के ऊपर आक्रमण किया और उस समय सिंध का राजा था दाहिर। एंड सबसे बड़ी बात है, इसने ऐसा कुछ आक्रमण नहीं किया कि इसने पहले राजा के पास नोटिस भेज दिया, नोटिस भेजने के बाद में कहा कि मैं युद्ध करने के लिए आ रहा हूं। नहीं, सिंध के अंदर बेटा एक बंदरगाह थी जिसका नाम था देवल बंदरगाह। इस देवल बंदरगाह पर सबसे पहले आक्रमण किया और इस देवल बंदरगाह को अपने कब्जे में किया और उसके बाद में सिंध की तरफ बढ़ता गया। रास्ते में जितने सैनिक या फिर लोग आते गए उनको मारता गया और फाइनली इसने राजा दाहिर को हराकर सिंध के ऊपर कब्जा किया। हाँ जी, इसके बाद में अगर आगे की बात करूं, सिंध के 712 एडी के अंदर ये हमारे यहाँ पर अरेबियन में आया था। इसके बाद में बच्चे मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले सिंध के ऊपर आक्रमण किया, देवल बंदरगाह पर आक्रमण किया। सिंध का राजा था दाहिर और दाहिर को इसने हरा दिया और मार दिया और सिंध को अपने कब्जे में कर लिया। इसके साथ साथ खास बात जो यहाँ से थी वो खास बात ये थी बच्चे 712 एडी के अंदर जब इसने भारत के इस हिंदुस्तान के इस सिंध के ऊपर आक्रमण किया और इस सिंध को जीत लिया, इसके साथ साथ इसने हिंदुस्तान के अंदर शुरू कर दिया जजिया कर। जजिया टैक्स इम्पोज किया इसने हिंदुस्तान के ऊपर। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोग पढ़ते जरूर है जजिया कर, लेकिन किसी को नहीं पता कि जजिया कर होता क्या है। 90% स्टूडेंट्स नहीं जानते कि जजिया कर क्या होता है। जजिया कर क्या है? जब ये हिंदुस्तान के अंदर लगाया गया, पहली बार हिंदुस्तान के अंदर लगाया गया था सिंध के अंदर। किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर जजिया कर लगाने सबसे पहले सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। और हिंदुस्तान के किस इलाके के अंदर आपका जजिया कर सबसे पहले लगाया गया? तो सिंध के इलाके में लगाया गया। हाँ जी, इसके बाद में जजिया कर होता क्या है? हिंदुस्तान के अंदर लगाने से पहले जजिया कर यहूदियों पर और ईसाइयों पर लगाया जाता था। यहूदियों और ईसाइयों पर इसलिए लगाया जाता था क्योंकि जजिया कर आपके मुस्लिम समुदाय की तरफ से लगाया गया टैक्स था। मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम राजाओं की तरफ से लगाया गया टैक्स था और ये टैक्स जितने भी नॉन मोहम्मदन लोग होते थे, गैर मुस्लिम लोगों पर यह टैक्स लगाया जाता था। जब मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान के अंदर जजिया कर लगाया तो सबसे पहले उस समय, अब नरेंद्र मोदी जी ने पीछे एक घोषणा की थी जिस घोषणा के अंदर कहा गया था कि विकलांग व्यक्तियों को दिव्यांग कहा जाएगा, विकलांग नहीं कहा जाएगा। तो मैं आज की उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए बताती हूँ आप लोगों को कि उस समय मोहम्मद बिन कासिम ने जो जजिया कर लगाया था उसमें ब्राह्मणों को और दिव्यांगों को उस कर से छूट दी गई थी। उनके ऊपर वो टैक्स नहीं लगाया गया था। बाद में कुछ राजा आए, आगे बात करेंगे किन राजाओं ने सब लोगों पर लगा दिया था, किसने हटाया, ये जजिया कर में हम अलग से बात करेंगे। लेकिन आज सिर्फ इतनी सी बात करेंगे, मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान में पहली बार जजिया कर लगाया और इसके बाद जजिया कर से ब्राह्मणों को और दिव्यांगों को
इससे वंचित रखा गया, ये इससे छूट दी गई। हाँ जी, इसके बाद में हम लोग दूसरा आक्रमण पढ़ते हैं बेटा, तुर्की, तुर्कियों का आक्रमण। तुर्कियों के आक्रमण की अगर मैं बात करूं तो तुर्कियों के आक्रमण में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है आपका महमूद गजनवी का। सबसे पहला नाम आता है महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी ने 1001 से लेकर बच्चे 1028 तक भारत पर लगातार कई बार आक्रमण किए। यानी तुर्कियों में पहला तुर्की ऐसा व्यक्ति था, पहला तुर्की था बच्चे आपका महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, ये गजनी देश का राजा होता था बेटा, गजनी देश का राजा था महमूद गजनवी। और इसने 1001 से लेके 1028 के बीच में भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण किया इसने भारत पर लगातार। हाँ जी, और इसने जो पहला आक्रमण किया था बेटा, इसका जो पहला 1001 में जो आक्रमण था वो था पंजाब के खिलाफ। पहला आक्रमण था पंजाब के खिलाफ था पहला आक्रमण इसका। और इसका जो आखिरी आक्रमण था यानी 1028 के अंदर शायद लास्ट आक्रमण था इसका, जो कि था बच्चे कहां था, ये था आपका जाटों के खिलाफ। क्यों था, किस लिए था, जिक्र करेंगे। देखिए बेटा, महमूद गजनवी गजनी देश का राजा था और ये आकर हिंदुस्तान में अपना इलाका या अपनी सल्तनत फैलाना चाहता था, इसीलिए इसने हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण किया। और इसके अलावा इसका जो सबसे मेन मोटिव था वो था हिंदुस्तान को लूटना। इसीलिए 1001 में इसने पंजाब के ऊपर आक्रमण किया। उसके बाद में जो इसका आखिरी आक्रमण था वो था जाटों के खिलाफ। और महमूद गजनवी ने भारत पर लगभग कुल 17 बार हमारा क्या किया है, आक्रमण किया है। हाँ जी, अब अगर मैं बात करूं तो महमूद गजनवी ने 1025 में 16वां आक्रमण किया था हिंदुस्तान पर। और 16वें आक्रमण के बाद में हार से ये वापस जा रहा था और जाते जाते इसने रास्ते में सोमनाथ का मंदिर लूट लिया। पहले के टाइमिंग पे हमारे मंदिरों के अंदर ताले नहीं होते थे और मंदिरों के अंदर अपार धन संपदा रहती थी। हाँ जी, तो सोमनाथ के मंदिर को लूट लिया और सोमनाथ के मंदिर से इसको इतना मिला था कि जितना इसके युद्धों में नुकसान हुआ था वो सारा पूरा हो गया था। अगर मैं बात करूं, एक वैल्यू की बात करूं तो सोमनाथ के मंदिर से बच्चे इसे 20 लाख दिनार मिली थी उस समय पर। लेकिन जैसे ही यहां से जा रहा था ये सारा पैसा लेके हमारे कुछ जाट समुदाय के लोगों ने इन्हें लूट लिया। इसीलिए इनका जो आखिरी आपका जो युद्ध था या आक्रमण था वो जाटों के खिलाफ था। इसके बाद में बात करूं तो ये पहला तुर्की था जिसने भारत के ऊपर आक्रमण किया। इसके बाद में बेटा गजनी देश के अंदर एक छोटा सा क्षेत्र होता था, उस क्षेत्र का नाम था गौर। उस क्षेत्र का नाम था गौर। गजनी देश के अंतर्गत आता था ये गौर और इसका राजा था मोहम्मद गोरी। इसका राजा था बच्चे मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी ने क्या किया, मोहम्मद गोरी ने हमारे हिंदुस्तान के ऊपर ये आक्रमण करने वाला भी एक व्यक्ति था जिसने हमारे हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। और मोहम्मद गोरी ने बच्चे 1175 से लेके 1205 के बीच में कई बार हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। इन्होंने जो पहला आक्रमण किया था, पहला आक्रमण इन्होंने मुल्तान और सिंध के खिलाफ किया था। मुल्तान और सिंध के खिलाफ इनका पहला आक्रमण था। और इसके बाद में अगर दूसरे आक्रमण की बात करूं तो दूसरा आक्रमण एक गुजरात राज्य के अंदर एक जगह थी, छोटा सा इलाका था यानी पाटन। और उस पाटन का राजा होता था भीमा द्वितीय, उसके ऊपर भी युद्ध किया, आक्रमण किया। और उस युद्ध के अंदर राजा भीमा द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को बहुत बुरे तरीके से पराजित किया। हाँ जी, इसके बाद में उस समय पर यहाँ से जो सबसे फेमस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
मोहम्मद गोरी ने ये पंजाब और सिंध के बाद में, यानी कि मुल्तान और सिंध के बाद में, पंजाब के बाद में जो आक्रमण किया था, वो आक्रमण किया था दिल्ली के लिए। दिल्ली, और उस समय अजमेर के हमारे राजा होते थे राजा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के बीच में और मोहम्मद गोरी के बीच में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, इनके बीच में युद्ध हुआ और इनके बीच में लगातार 2 साल युद्ध हुआ। सबसे पहला युद्ध हुआ था 1191 में। 1191 ईस्वी के अंदर जो युद्ध हुआ था, इसे कहा जाता है तराइन का पहला युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन का पहला युद्ध जो हुआ था किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। कहा इसे तराइन का युद्ध क्यों कहा जाता है? हरियाणा राज्य के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जिला पड़ता है, जिसका नाम है करनाल। करनाल के अंदर एक जगह है जिसे आज की भाषा में तरावड़ी कहा जाता है। अब इसका नाम तरावड़ी हो गया है। उसी जगह को पहले तराइन कहा जाता था और उसी जगह पर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध हुआ था। और पहली बार का जो ये युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच में, इस युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी बहुत बुरे तरीके से परास्त हो गया था। और अलग अलग किताबों में अलग अलग इसका वर्णन मिलता है। एक इसके अंदर वर्णन ये मिलता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में कि मोहम्मद गोरी भाग गया था युद्ध से। जब उसने देखा कि मैं बुरे तरीके से परास्त हो रहा हूं तो भाग गया था। एंड पृथ्वीराज चौहान एक राजपूत राजा थे एंड राजपूतों का ये एक उसूल रहता है कि वो युद्ध से भागने वाले व्यक्ति का पीछा नहीं करते या उसे पकड़ते नहीं। इसीलिए इस युद्ध से मोहम्मद गोरी भाग गया था। इसके बाद में दूसरा युद्ध हुआ। मोहम्मद गोरी ने दूसरा युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों के बीच में हुआ। इस पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा था। 1192 में दूसरा युद्ध हुआ, तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। अब पहले युद्ध से मोहम्मद गोरी को ये अंदाजा हो गया था कि वो शक्ति से पृथ्वीराज चौहान को कभी नहीं जीत सकता। इसीलिए उसने एक नया तरीका निकाला कि मैं इसके किसी दुश्मन को देखता हूं, पृथ्वीराज चौहान के, जो मेरी मदद कर दे। एंड मैं एक राजा का नाम बताऊंगी आपको। एक राजा थे जिनका नाम था राजा जयचंद। चंदावर के राजा होते थे वो उस समय पर। चंदावर के राजा यानी राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं करते थे। इनका कुछ अपना पर्सनल इश्यू चलता था, कुछ विवाह वगैरह से रिलेटेड कुछ बातें थी, जो कि इसीलिए राजा जयचंद को पृथ्वीराज चौहान पसंद नहीं थे। उस समय पर राजा जयचंद ने मोहम्मद गोरी की मदद की और मोहम्मद गोरी की मदद करने की वजह से राजा जयचंद और मोहम्मद गोरी, जॉर्ज और मुसहरी भाई, यहीं से मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद दोनों ने मिलकर छल किया और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को बहुत दरिंदगी भरी मृत्यु दी गई है। इनको अंधा कर दिया गया और कई महीनों तक इनको बहुत ही ज्यादा शारीरिक यातनाएं दी गई ताकि ये इस्लाम धर्म को कबूल कर लें। बट पृथ्वीराज चौहान ने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया और इसके बाद में इन्होंने ही अपने किसी मंत्री या किसी सेवक के साथ में मिलकर एक बार एक योजना बनाई थी, जिस समय पर ये मोहम्मद गोरी की कैद में थे। और इनके पास एक खास विद्या थी और ये विद्या थी कि ये सिर्फ और सिर्फ ध्वनि को, साउंड को सुनकर भी निशाना लगा सकते थे। और इन्होंने अपने सेवक के साथ में बैठकर बात की और एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई कि मैं मोहम्मद गोरी को मार दूंगा, सिर्फ उसकी एक ध्वनि सुनकर और उसके बाण से, तीर से मैं उसके ऊपर निशाना लगाकर उसे मार दूंगा। लेकिन उस सेवक ने भी इनके साथ गद्दारी की और जाकर यही सारी योजना मोहम्मद गोरी को बता दी। लेकिन मोहम्मद गोरी भी पृथ्वीराज चौहान की ये जो भी कला थी, उनकी जो स्किल थी, स्किल को देखना चाहते थे। इसीलिए मोहम्मद गोरी ने क्या किया, मोहम्मद गोरी ने अपना जैसा ही एक पुतला बनाया, एक लोहे का पुतला बनाया और उसे खड़ा कर दिया। उधर की तरफ एक आवाज की और पृथ्वीराज चौहान के हाथ में धनुष और तीर दे दिए गए। और उन्होंने, पृथ्वीराज चौहान ने धनुष के साथ में और तीर के साथ में ऐसा निशाना लगाया कि वो जो लोहे का पुतला था वो 2 हिस्सों में टूट गया। और इसके बाद में मोहम्मद गोरी ने बहुत बुरे तरीके से, बहुत ही बुरी दरिंदगी भरी मौत पृथ्वीराज चौहान को दी।
और एट द एंड आखिरी सांस तक उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया। इसी तरीके से 1192 के अंदर जो हमारा युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, बट इस युद्ध को जीत गए थे हमारे मोहम्मद गोरी इस युद्ध को जीत गए थे। और इसी युद्ध के दौरान कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी ने वचन दिया था 1192 के युद्ध से पहले राजा जयचंद को ये वचन दिया था कि जैसे ही पृथ्वीराज चौहान अगर युद्ध में हार जाता है, युद्ध में हारने के बाद में जो भी पृथ्वीराज चौहान का राज्य होगा वो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन गोरी ने ऐसा कुछ नहीं किया और ऐसा ना करने की वजह से राजा जयचंद ने इसको अपने साथ हुआ एक धोखा माना और इस धोखे के कारण ही 1194 में एक युद्ध हुआ। और ये युद्ध हुआ था बच्चे किसके बीच में हुआ था? ये युद्ध हुआ था आपके मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच में, राजा जयचंद के बीच में। और इस युद्ध को कहा जाता है बेटा चंदावर का युद्ध, बैटल ऑफ चंदावर, चंदावर का युद्ध कहा जाता है इसे, बैटल ऑफ चंदावर। और इस युद्ध के अंदर राजा जयचंद हार गया था, राजा जयचंद को मार दिया गया और राजा जयचंद का भी जो इलाका था चंदावर का, ये भी मोहम्मद गोरी के अधीन आ गया था। इसके बाद में मोहम्मद गोरी ने कुछ सालों तक यहाँ शासन किया और शासन करने के बाद मोहम्मद गोरी ने इन्हीं के एक गुलाम थे, एक सेनापति थे, गुलाम थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को इनको उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया और उत्तराधिकारी बनाकर ये 1205 में कहा जाता है कि ये अपने देश वापस लौट रहे थे। मोहम्मद गोरी 1205 में अपने देश वापस लौट रहे थे उन्हें उत्तराधिकारी बनाकर। रास्ते में कहा जाता है कि जाते हुए एक खोखर जनजाति थी, खोखर, खोखर, इस खोखर जनजाति ने, ये खोखर जनजाति एक हरियाणा की जाति है, कास्ट है एक हरियाणा की खोखर। इस हरियाणवी खोखर जाति ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी, मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। और इसके बाद में ही मोहम्मद गोरी की हत्या के बाद में जो उत्तराधिकारी बना था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी के साथ में गुलाम वंश की शुरुआत होती है जो कि हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे आगे। जब नेक्स्ट क्लास में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे उसी समय हम गुलाम वंश की शुरुआत करेंगे। आज हमें यहाँ तक पता चला कि हमारा गुलाम वंश शुरू हो गया। अब हम लोग एक बार पूरी क्लास को 5 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं और रिवीजन के अंदर हमें ये पता चलेगा कि हमने क्या पढ़ा और क्या नहीं। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए बच्चे, हम लोगों ने सबसे पहली बात पढ़ी कि हम लोग यानी जितने इतिहासकार है वो इतिहास को हिस्ट्री को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। इसके बाद में आज की क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट की थी हमारी मिडाइवल हिस्ट्री, और मिडाइवल हिस्ट्री को भी हम लोगों ने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। और ये 3 पार्ट्स थे बच्चे, सबसे पहले प्री मिडाइवल, दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड। प्री मिडाइवल के अंदर हम लोगों ने पढ़ा बच्चे कि ये 712 से 1205 ईस्वी के बीच में हुई। और दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे 1206 से लेकर 1526 तक हमारा दिल्ली सल्तनत चला और 1526 के बाद में हमारा 1857 तक हमारा मुगल काल चला है। हाँ जी, प्री मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने 2 चीजें पढ़ी, अरेबियन अटैक एंड तुर्की अटैक, यानी अरबियों का आक्रमण और तुर्कियों का आक्रमण, 2 चीजें पढ़ी। दिल्ली सल्तनत के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे टोटल कुल 5 वंश हुए हैं और ये 5 वंश कौन कौन से हुए हैं? गुल, खिले तो सांस लोग, यानी कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश एंड आगे सैयद वंश एंड लोधी वंश। ये हमारे 5 वंश हुए। मुगल काल को हम लोग 2 हिस्सों में पढ़ते हैं। पहला था हमारा प्री मुगल और दूसरा था सेकंड था लेटर मुगल, यानी आरंभिक मुगल काल और अंतिम मुगल काल। इसके बाद में हम लोगों ने आज की क्लास में शुरू किया था प्री मिडाइवल जो काल था हमारा, प्री मिडाइवल हिस्ट्री जो शुरू की थी, ये हम लोगों ने बात की कि 712 से 1205 के बीच में हुई। इसके बाद में हम लोगों ने सबसे पहला पढ़ा अरेबियन अटैक। अरेबियन अटैक के अंदर स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहला जो अरबी था, सबसे पहला बाहरी व्यक्ति, यह सबसे पहला मुस्लिम व्यक्ति था जिसने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, वो था हमारा मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम उमैयद खलीफा का सेनापति था।
इसने सबसे पहले हिंदुस्तान के सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण किया और सबसे पहले देवल बंदरगाह को अपने कब्जे में किया। और मोहम्मद बिन कासिम पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने हिंदुस्तान के अंदर जजिया कर लगाया। इसके साथ साथ बच्चे हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारा मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम ने दिव्यांगों को और ब्राह्मणों को इस कर से मुक्त रखा, इस कर से छूट दी। इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि दूसरा जो आक्रमण हिंदुस्तान पर हुआ था वो हुआ था तुर्कियों की तरफ से, और तुर्कियों की तरफ से पहला आक्रमण करने वाला था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने 1001 से लेकर 1028 के बीच में भारत के ऊपर कुल 17 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण किया था पंजाब के खिलाफ और आखिरी आक्रमण किया था जाटों के खिलाफ। जिसके साथ साथ में उनके जो 16वां आक्रमण था वो बहुत बड़ा आक्रमण माना जाता है। 16वां आक्रमण जो किया था, उस 16वें आक्रमण यानी 1025 के अंदर उन्होंने सोमनाथ के मंदिर को लूट लिया था और सोमनाथ के मंदिर से उन्हें 20 लाख दिनार मिली थी। इसके साथ साथ में अगर हम लोग बात करें तो उसके बाद में तुर्कियों की तरफ से दूसरा व्यक्ति जो था आक्रमण करने के लिए जो आया था वो था बेटा 1175 से लेकर 1205 के बीच में मोहम्मद गोरी दूसरा ऐसा व्यक्ति था जिसने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। 1175 से 1205 के बीच में कई बार आक्रमण किया। सबसे पहला आक्रमण 1175 के अंदर किया था जो मुल्तान और सिंध के खिलाफ किया था। दूसरा आक्रमण 1178 में किया था जो पाटन क्षेत्र जो गुजरात राज्य के अंदर पड़ता है यानी भीमा द्वितीय के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया था। इसके बाद में बच्चे कई सारे आक्रमण उन्होंने हिंदुस्तान पर किए और इसमें जो सबसे इनका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अटैक्स आते हैं, जो युद्ध आते हैं वो आते हैं मोहम्मद गोरी का। सबसे पहला आता है बेटा तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। इसके बाद में इस युद्ध के अंदर बेटा पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे, मोहम्मद गोरी हार गए थे। तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में हुआ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। बट इस युद्ध के अंदर राजा जयचंद ने मोहम्मद गोरी की हेल्प की थी और उस हेल्प के कारण मोहम्मद गोरी जीत गया था। इसके बाद में बेटा हमारा जो 1194 में जो युद्ध हुआ था ये हुआ था चंदावर का युद्ध जो हुआ था मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच में, और इस युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी जीत गया था एंड राजा जयचंद हार गए थे। इसके बाद में कहा यह जाता है कि मोहम्मद गोरी ने सिर्फ भारत की सल्तनत के लिए या भारत की सत्ता के लिए भारत के अंदर जो मोहम्मद गोरी का क्षेत्र था उस क्षेत्र के लिए उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना उत्तराधिकारी बनाया और वो अपने देश, अपने नेशन यानी अपने गौर राज्य में वापस लौट रहे थे। बट रास्ते में लौटते हुए खोखर जाति जो हरियाणा की जाति है उन्होंने हमारे मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। हाँ जी, इसके बाद में ही हमारी दिल्ली सल्तनत आती है और दिल्ली सल्तनत के अंदर शुरू हो जाती है हमारी गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ जी, यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछती हूँ स्टूडेंट। सबसे पहला जजिया कर किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला अरबी व्यक्ति कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया? मोहम्मद बिन कासिम। इसके बाद पूछा जाता है कि पहला तुर्की कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया? तो कौन से क्वेश्चन क्या आएगा बच्चे? महमूद गजनवी। इसके बाद पूछा जाता है कि 17 बार आक्रमण करने वाला भारत पर कौन था? महमूद गजनवी। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे कि तराइन का पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। एसएससी के अंदर रिपीटेडली ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेटा। तराइन के युद्ध के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है तराइन का जो पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, इसमें कौन विजयी हुआ था? पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। इसके बाद में पूछा जाता है कि तराइन का दूसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। कौन विजयी रहा? गोरी विजयी रहा। पूछा जाता है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 में। इनकी डेट्स भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये भी बार बार पूछी जाती है। हाँ जी, चंदावर का युद्ध 1194 में किसके किसके बीच हुआ? मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच में हुआ। अच्छा जी, इसमें पूछा जाता है कि कौन विजयी रहा था? मोहम्मद गोरी हमारा विजयी रहा था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद गोरी ने भारत की सत्ता के लिए या भारत के अंदर अपने जो राज्य था इनका उसके लिए इन्होंने किसको अपना उत्तराधिकारी बनाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया। इसके अलावा एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलाम वंश की स्थापना करने वाला कौन सा सुल्तान था? तो कौन था बच्चे? कुतुबुद्दीन ऐबक हमारा सुल्तान था। इसके बाद में बच्चे अगली क्लास में हम दिल्ली सल्तनत शुरू करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की आप लोगों को ये क्लास समझ आई होगी। गुड लक, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।